Good morning everyone. Hope you all are doing well. Good morning sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज सर फिर क्वेश्चंस के साथ आए हैं हम जो पेरेंट्स ने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है मिस्टर अक्षित सिंह का। उनके दो क्वेश्चंस है एक्चुअली। उनका 2 मंथ का बेबी है और वो पूरे दिन में एक बार मोशन जाता है, क्या ये नॉर्मल है? पर वो टॉयलेट 12 से 15 बार जाता है। देखिए, जो मोशन है वो 7 दिन में एक बार भी नॉर्मल है और एक दिन में 7 बार भी नॉर्मल है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम मोशन के प्रति इतने परेशान हो। अगर आपके बच्चे का वेट गेन सही हो रहा है तो फिर हमें मोशंस की इतनी परवाह नहीं करनी है। बट एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप आपके बच्चों के डॉक्टर द्वारा होना ज़रूरी है कि कुछ उसे मोशन से रिलेटेड कोई और छुपी हुई बीमारी तो नहीं है। दूसरी बात, आपने यूरिन की बात कही है। जनरली ठंड में बच्चे डायपर पहन के रहते हैं, उस समय ये कमेंट करना बड़ा मुश्किल है कि 12 बार जा रहा है। अगर हाँ 10 से 12 बार जा रहा है तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसकी यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप एक उसका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करा के देख लें। अगर उसमें पस सेल बड़े हुए निकले, 5-7 पस सेल से ज़्यादा निकले या 10 से ज़्यादा निकले तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लें। सर दूसरा क्वेश्चन है मिस शेरी शर्मा का कि मेरा बेटा 22 मंथ्स का है और बहुत कम खाता है, दूध भी बहुत कम पीता है, पूरे दिन वो ऐसे ही करता है, प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं ऐसे भूख के टॉनिक तो कुछ आते नहीं है। अगर मैं आपको टॉनिक बता देता हूँ बट उससे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इट इज़ बेटर कि अगर ऐसा वो कर रहा है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है या उसको जॉन्डिस होने वाली है। जॉन्डिस जब शुरू होती है तो भी भूख कम लगती है, या कोई इमोशनल इशू है, या वो आपके बहुत फोर्स करने से विड्रॉल में चला गया है। तो ये आप ज़रूर किसी डॉक्टर से मिलें। अपने आसपास जो भी डॉक्टर हों आपके, उनसे एक बार चेकअप करा लें और एक हीमोग्राम और एसजीपीटी करा के डॉक्टर के यहाँ जाएं, जिससे उन्हें उसे समझने में थोड़ा सरलता रहे कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन आपकी कम है तो भी उसे भूख कम लगेगी, फिर आयरन का टॉनिक उसको रेगुलर देना पड़ेगा। और जब आप टॉनिक लिखवाते हैं डॉक्टर से तो आप याद रखें, अगर उन्होंने 5 ml लिखा है तो 5 ml रोजाना दें। इस तरह से ना करें कि आपने अंदाजे से 2 ml दे दिया, या शुरू में तो आप बहुत एक्साइटेड होकर आपने खरीद लिया और फिर दिया नहीं आगे। जो भी बेनिफिट्स हैं टॉनिक्स के वो लगातार देने से ही अपेरेंट होते हैं। 1 या 2 दिन में आप टॉनिक का इफेक्ट जज नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है आप अपने बच्चे का हीमोग्राम और एसजीपीटी करा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मिसेस टीना गुप्ता का। वो बोलती है कि मेरी डॉटर 10 इयर्स की है और मॉर्निंग में उठते ही उसको बहुत स्नीजिंग होती है अराउंड 1 to 2 आवर्स तक। टीना, ये क्या उसको 12 महीने होती है या चेंज ऑफ वेदर में होती है? जो जिन बच्चों को उठते ही बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है उसमें उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस के ज़्यादा चांस हैं। ऐसे बच्चों की आंखों के नीचे काले घेरे बने रहते हैं, नाक के ऊपर एक निशान मिल सकता है जिसको एलर्जिक शिनर कहते हैं। आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें और उसको कैजुअली ना लें, और जितना हो सके उसको नए कपड़े पहना के सुलाएं रात में। मतलब नए कपड़ों से मेरा मतलब प्री वॉश्ड, जो कि धूप में, इंडोर धूप में सूखे हुए हों, और इस तरह ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एलर्जिक राइनाइटिस को इग्नोर करने से उसकी ग्रोथ पे, कानों पे, रोशनी पे, आँखों की रोशनी पे, सब पे फ़र्क पड़ता है। सर दूसरा क्वेश्चन है मिसेस परमजीत कौर का। वो बोल रही है कि मेरा बच्चा 6 साल का है, उसकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँ? देखिए, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करिए कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम तो नहीं है। हीमोग्लोबिन बढ़ने से ही उसकी कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगी। आप बैलेंस डाइट देने की कोशिश करें। सूजी, मैदा, बेसन की चीज़ें कम से कम खिलाएं। होल फूड देने की कोशिश करें। ये तो वही न्यूट्रिशन की बात। और एक पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करें। पहले उसको 5 मिनट के लिए बैठाएं, उसको बता दें 5 मिनट का अलार्म लगाया है मैंने, और जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे अलार्म बजेगा तो तुम फिर मूव कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे आप रोजाना उसका टाइम, हर 4-4, 5-5 दिन में उसका टाइम बढ़ाएं तो उसकी कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगी। और सोने जागने का टाइम सुनिश्चित रखें। रात में देखिए, खर्राटे तो नहीं लेता। जो बच्चे रात को खर्राटे लेते हैं उनकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती है। और जिनका सोने जागने का टाइम डिस्टर्ब होता है, जो कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, ऐसे बच्चों की भी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी बातें, इन पर ध्यान दीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मिसेस प्रिया भारद्वाज का।
वो कह रही है आपने कल मेंशन किया था ग्रोइंग पेन के बारे में। मेरे बच्चे को भी ऐसा दर्द होता है, बेसिकली टोज में होता है और अनबेरेबल होता है। मैं उसको पैरासीटामोल देती हूँ बट मॉर्निंग में वो एकदम फ्रेश उठता है। अभी वो 6 साल का है। देखिए आप उसका शूज चेक करिए, आपने ज़्यादा टाइट जूता तो नहीं पहना दिए आप उसको, या आपके बच्चे का जूता पुराना तो नहीं हो गया है, क्योंकि बच्चे बढ़ते हुए होते हैं उनका जूते का साइज चेंज होता रहता है। तो मोस्ट कॉमन रीज़न तो यही हो सकता है कि उसका जूता काफ़ी टाइट हो गया हो या जूते की क्वालिटी अच्छी ना हो। और जूते का तलवा भी देखें वो किस तरह से घिस रहा है। अगर ये सब ठीक निकलता है तो प्लीज़ पैरासीटामोल रोज ना दें उसे। पैरासीटामोल की जगह आप कोई और सिरप, टॉनिक वगैरह 1 चम्मच वैसे इसको चार्ज करके दे दिया करें और प्यार से कहते हैं सही हो जाएगा। कुछ बच्चों को ऐसे दर्द होता है और थोड़ा सा पैर उसके सहला दें और उसको सुला दें तो दर्द सही हो जाता है, क्योंकि जो दर्द है वो एक्सर्शन वाला ज़्यादा लग रहा है या टाइट शू वाला ज़्यादा लग रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर विकास गुप्ता का। वो बोल रहे हैं मेरा 5 साल का बच्चा है, उसको पहले बच्चे को ऑटिज्म है और ADHD है। मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है 3 महीने की। तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं कि क्या सेकंड बेबी में ये होने के चांसेस हैं और क्या एक्स्ट्रा केयर उनको लेनी चाहिए ताकि बच्चा नॉर्मल हो। देखिए इसके लिए जो आजकल जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, जिन फैमिलीज में ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उसमें थोड़े से चांस एक्स्ट्रा हो जाते हैं सेकंड बेबी में ऑटिस्टिक होने के। इसके लिए कुछ टेस्टिंग होती है। आप चाहें तो तारा किट पे जेनेटिक काउंसलिंग फ्रीली अवेलेबल है। वेडनेसडे एंड सैटरडे को डॉक्टर नेहा आती हैं और आप उनसे मिल सकते हैं। क्लिनिक पे फ़ोन करके आए, आप उनसे मिल के चले जाएं, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इस बारे में। सर लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर कनव तेजपाल का। वो पूछते हैं कि फीमेल चाइल्ड है उनकी, उसमें यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करें। फीमेल चाइल्ड है, यूरिन को कैसे, देखिए यूरिन इन्फेक्शन नॉर्मली तो नहीं होता है। अगर यूरिन इन्फेक्शन आपके बच्चे को बार बार हो रहा है तो उसके पीछे कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था, तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है। जैसे प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे शिशु की जगह चिपकी हुई होना है, और जैसे वैसी कोई यूट्रिक रिफ्लक्स है। तो जब तक आपके बच्चे को डॉक्टर इवेलुएट नहीं करेंगे, उसका अल्ट्रासाउंड नहीं देखेंगे या जरूरत पड़ी तो कलर एक्सरे नहीं कराएंगे, तब तक कुछ कहना पूरे तौर पे मुश्किल है। जिस भी शहर में आप रहती हैं वहाँ अपने अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, वो अपने आप आपको गाइड करेंगे। और साथ में उसे कॉन्स्टिपेटेड ना रहने दें। अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहेगा तो उनका ब्लैडर खाली नहीं होता, उन बच्चों को भी यूरिन के अंदर इन्फेक्शन काफ़ी हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कल उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पूर्व कमेंट बॉक्स में है, देखिए जरा। यशोदा जैन पूछ रही है कुछ। डॉक्टर साहब मेरे पोते का हर्निया का सर्जरी होना है, क्या करें। देखिए हर्निया की तो सर्जरी, अगर मतलब इंग्वाइनल हर्निया है जो जान के नुक्कड़ पे होता है, मतलब पैर और पेट के जंक्शन पे होता है, तो उसका इलाज ऑपरेशन ही है और 1 दिन लगता है उसके अंदर। आप जैसे जो भी आपके डॉक्टर हैं वो पहले आपको देखेंगे, फिर अगले दिन सुबह को ला के कर देंगे ऑपरेशन और नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर नाभि का हर्निया है तो उसमें जनरली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 2 से 5 साल के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। आपका बच्चा 6 साल का है तो नाभि का हर्निया तो नहीं होगा, उसको इंग्वाइनल हर्निया ही होगा, और इंग्वाइनल हर्निया का बहुत सरलता से इलाज हो जाता है और ऑपरेशन से सही हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। आप कुछ भी अगर आपकी, और एक किसी क्या नाम है उनका जिन्होंने डाइट चार्ट मांगा है, हिमांशी बंसल, हम आपको एक डाइट चार्ट तो भेज देंगे 6 साल के बच्चे का। आप अपना ईमेल एड्रेस हमें हमारे चैट बॉक्स में डाल दें तो हम आपको एक डाइट चार्ट तो भेज देंगे, बट आपको फाइन ट्यूनिंग के लिए क्लिनिक पे विजिट करना होगा, या आपको जहाँ भी आप रहती हैं तो आसपास अपने डॉक्टर से ही बात करनी होगी। फिलहाल एक डाइट चार्ट हम आपको भेज देंगे। ओके, थैंक यू सर। देखिए आप जितने भी आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ऐसे पूछें जिसमें ना दवाई बताना तो असंभव है जब तक पूरा इवैल्यूएशन ना हो, और दवाई इस तरह पूछनी भी नहीं चाहिए। जैसे पेरेंट्स बहुत गलती करते हैं, डॉक्टर्स को फ़ोन करके दवाई पूछते हैं। आपको लगता होगा कि हम छोटी सी बात पूछ रहे हैं, उल्टी की दवाई पूछ रहे हैं या बुखार की दवाई पूछ रहे हैं, तो बुखार और उल्टी की दवाई रोज रोज चेंज तो होती नहीं है, बट हमारा जो इवैल्यूएशन है उससे हम
बच्चे की करेक्ट प्लानिंग करते हैं, तो वो टेलीफोनिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप उल्टी की दवाई, बुखार की दवाई, ये सब पहचान के रखें, अपने पास स्टोर पे रखें, और फ़ोन पे पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही आप जितनी बार पूछोगे वही दवाई बताएंगे। चाहे हमारा मन मतलब अंदर से बहुत कुंठा में भर जाता है कि इस तरह कैसे बच्चे के लिए इलाज बोले, क्योंकि बच्चों को देखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, और बच्चों की एक ही उल्टी होने के कई डिफरेंट कारण भी हो सकते हैं। कब्ज भी हो सकता है। जी। एक और क्वेश्चन आया है सर, मिसेस टीना गुप्ता का। सर, कल आपने बताया जो बच्चे को एलर्जी होती है उन्हें ईएनटी और पीडियाट्रिक किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी डॉटर को मॉर्निंग में स्नीजिंग होती है, स्पेशली विंटर में। देखिए, जो बच्चों की एलर्जी वो तो जनरली बच्चों के डॉक्टर ही ट्रीट करते हैं। अगर उन्हें कभी ज़रूरत महसूस होती है, अगर वो सोचते हैं कि हमें अपनी ईएनटी कुलीग को भेजना चाहिए, तो हम भेजते हैं, वरना एलर्जी तो बच्चों के डॉक्टर ही ट्रीट करेंगे। जी, ओके सर, थैंक यू। हम टीना जी, आप अपना ईमेल एड्रेस भेज दो, हम एलर्जी प्रिवेंशन पे एक जनरल गाइडलाइन आपको भेज देंगे। जी, ओके सर। आप अपने क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई होप आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर। थैंक